बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने इवेंट लिसनर्स को डिस्कस किया था और हमने किसी भी HTML एलिमेंट पे इवेंट लिसनर को लगाने के लिए एक मेथड को डिस्कस किया था कि कैसे हम यूजिंग एड इवेंट लिसनर्स हम मुख्तलिफ HTML एलिमेंट्स पे मुख्तलिफ इवेंट्स को लिसन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आए अपने फोल्डर में और यहाँ पे मैं एक HTML फाइल क्रिएट करूँ, सो दिस HTML फाइल लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक h1 बनाते हैं और उसमें भी देते हैं जावास्क्रिप्ट इवेंट्स और साथ में आखिर में एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं जिसमें index.js की एक फ़ाइल को कनेक्ट करते हैं। इसको सेव करते हैं और एक index.js का फाइल बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लेट से एक बटन है, उस बटन पे कोई क्लिक करें, क्लिक मी, तो मैं कुछ कंसोल करना चाहता हूँ। तो कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम इसको आईडी देंगे ताकि हम वहाँ पे इसकी आईडी से इसको गेट कर सके। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट उसकी आईडी क्या है, btn है। शाबाश। अब हमारे पास बटन वेरिएबल में क्या है, उसकी आईडी है, क्या है, आईडी है। बटन वेरिएबल में आईडी मौजूद है, कंसोल करते हैं, बटन मौजूद है। शाबाश। पूरा वो HTML एलिमेंट मौजूद है जिसको हमने यूजिंग आईडी हमने उसको गेट किया था। तो इस बटन पे अगर मैं चाहता हूं कि कोई क्लिक करे और मैं एक काम करना चाहता हूं तो वो कैसे करूंगा, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। और एड इवेंट लिसनर कितने आर्गुमेंट्स लेता है, दो। पहला वाला आर्गुमेंट वो क्या होता है, पहला आर्गुमेंट कॉल बैक फंक्शन होता है या वो इवेंट नेम होता है, इवेंट नेम होता है। तो हम किस इवेंट को लिसन करना चाहते हैं, क्लिक को लिसन करना चाहते हैं। और दूसरा जो इसको हम फंक्शन पास कर, दूसरा जो आर्गुमेंट है उसमें हम इसको एक फंक्शन पास करेंगे, इसको हम कॉल बैक कहते हैं। वो फंक्शन हम यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं और ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इस फंक्शन के अंदर लिख लेता हूँ console.log the button is clicked, राइट। तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पे इस index.html को खोलूं और यहाँ पे मैं खोलूं कंसोल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए द बटन इज क्लिक्ड, वो कंसोल आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने सही इवेंट लिसनर लगाया है। ये तो हमने कल पढ़ा था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट पे एक ही इवेंट को लिसन करने के लिए हम मल्टीपल इवेंट लिसनर्स लगा सकते हैं और जितने भी हम इवेंट लिसनर लगाएं वो सब के सब उसको जो कॉल बैक्स हम पास करते हैं वो सब फंक्शंस, वो सब कॉल बैक्स वो उस इवेंट पे कॉल होंगे। और एक एलिमेंट पे मल्टीपल इवेंट्स को भी लिसन कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे इवेंट को लिसन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक इवेंट पे, सिर्फ एक एलिमेंट पे हम इवेंट लिसनर लगाए। तो ये एक तरीका है। हम रिमूव भी कर सकते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। अच्छा, आपको पता है हम एक और तरीके से भी नो यार्निंग, राइट अस्वीना, हम एक और तरीके से भी इवेंट लिसनर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि मैंने यहाँ पे जो ऐड इवेंट लिसनर लगाया हुआ है मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। लिसन, मैं ये जो बटन है इस बटन पे अगर मैं क्लिक इवेंट को लिसन करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डॉट लगाऊं, ऑन क्लिक लगाऊं
ऑन क्लिक जो भी इवेंट का नेम हो, बस ऑन के बाद उस इवेंट का नाम, ऑन DBL क्लिक, ऑन क्लोज, ऑन एबोर्ट, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस आउट, ये सब इवेंट्स इस तरह डिफाइन है। तो जब आप एक एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, वो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, तो उस एलिमेंट पे फिर आप इवेंट लिसनर को यूजिंग ऑन की जो प्रॉपर्टीज हैं, यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज यू कैन ऑल्सो रजिस्टर इन इवेंट। तो मैं बटन डॉट बंद करा, बटन डॉट ऑन क्लिक, और इसको डायरेक्टली हम कॉलबैक फंक्शन पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, कॉलबैक फंक्शन नहीं बल्कि फंक्शन इसको असाइन करेंगे कि ऑन क्लिक का जो इवेंट है उस पे ये फंक्शन रजिस्टर हो जाएगा, और जब भी क्लिक हम करेंगे तो ये फंक्शन फायर होगा। तो मैं वही कंसोल लॉग इसके अंदर लगा लेता हूं, कंसोल डॉट लॉग द बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पे क्लिक करता हूं तो ये कंसोल हो रहा है, लेकिन इसका नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप ऑन क्लिक इस तरह आप इवेंट्स को लिसन करेंगे, इवेंट लिसनर्स को आप ऐसे लगाएंगे, तो फिर अगर आप बटन डॉट ऑन क्लिक को यहां पे दूसरा बटन डॉट ऑन क्लिक को डिफाइन कर लेते हैं, तो सबसे जो आखिर में वाला फंक्शन है वो उस पर कॉल होगा, सब नहीं होंगे। एड इवेंट लिसनर पे सब होते हैं। तो ये बात जहन में रखिए, दोनों सही है। अगर आप एक एक एलिमेंट पे एक इवेंट पे एक कॉल बैक को रन करना चाहते हैं, सो दोनों तरीकों से कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। एक और तरीका ये है कि हम HTML से भी कर सकते हैं विद इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टीज। इसको इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। यू कैन एड मोर देन वन हैंडलर फॉर अ सिंगल इवेंट, अनलाइक द एड इवेंट लिस्टनर मेथड with which you can add multiple functions to be invoked when a single event is fired on an element। एक एलिमेंट पे एक इवेंट को लिसन करने के लिए आप मल्टीपल फंक्शंस को इन्वोक कॉल कर सकते हैं यूजिंग एड इवेंट लिसनर। यहां नहीं कर सकते यूजिंग इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टीज। एक और तरीका यह है कि हम इनलाइन इवेंट हैंडलर्स भी यूज कर सकते हैं। यानी हम बटन में कह सकते हैं, यहां पे ना मैं एक फंक्शन बना देता हूं, मैं इसको कमेंट कर लेता हूं, और यहां पे एक फंक्शन बना देते हैं इवेंट हैंडलर। ऑलराइट, सो अगर इस इवेंट हैंडलर को आप HTML में रजिस्टर करना चाहते हैं तो फिर आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे इवेंट हैंडलर प्रॉपर्टीज थी ना उस एलिमेंट पे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इवेंट हैंडलर के वो एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन है। यानी आप यहाँ पे ऑन क्लिक, ऑन एबोर्ट, ऑन माउस एंटर, सब जो भी इवेंट है वो आप एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा सकते हैं, और इस एट्रीब्यूट के अंदर उस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। मतलब जिस तरह नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन को कॉल करते हैं, बस उसी फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो ये कॉल नहीं होगा, बल्कि वो फंक्शन इस ऑन क्लिक पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे कौन सा फंक्शन है, इवेंट हैंडलर है। तो मैं इवेंट हैंडलर को यहां पे ऐसे कॉल कर लूंगा बस। सो वन ऑफ द सेम थिंग, राइट। ये देखिए ऐसे रन नहीं होता, बल्कि हम अगर क्लिक करते हैं तो तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। जी फर्क नहीं करता स्क्रिप्ट है कि बाहर ये इवेंट हैंडलर्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी इवेंट को आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं इन द HTML। आप देखिए ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स से इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे किसी फंक्शन को लिख लेते हैं तो वो उसी टाइम पे कॉल होता है, वो उसी टाइम पे कॉल होता है। लेकिन ये जब बटन को रेंडर करता है तो उसी टाइम पे कॉल नहीं होता, बल्कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो HTML उस फंक्शन को देखता है जावास्क्रिप्ट में, और फिर उस फंक्शन को उस क्लिक पे रजिस्टर कर लेता है कि जब ये इवेंट होगा तो मैंने ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। मेक सेंस। 3 तरीके हैं। रिकमेंडेड तरीका कौन सा है,
रिकमेंडेड तरीका वही ऐड इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोड मिले तो कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो मैं ये हटा दूंगा और यहाँ index.js में आकर मैं इस इवेंट हैंडलर को ऊपर कर लूंगा, यहाँ से कट करके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा और यहाँ इसको अनकमेंट करके मैं इस कॉलबैक को यहाँ पास करने की बजाय, यहाँ डिफाइन करने की बजाय इसको पास कर लेता हूँ इवेंट हैंडलर। तो इसको कॉल नहीं करना, राइट, सिर्फ उस फंक्शन को पास करना है। जब आप कॉल करेंगे तो ये जब ये स्टेटमेंट रीड होगा तब उस टाइम पे कॉल हो जाएगा। हम तो उस टाइम पे कॉल नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इसको रजिस्टर करना चाहते हैं, इस फंक्शन को उस इवेंट पे रजिस्टर करना चाहते हैं। तो सिर्फ आप उस फंक्शन को पॉइंट करेंगे कि यार ये फंक्शन है, जब ये क्लिक हो जाए ये फंक्शन रन करो। तो वो रन कौन करेगा हमारे लिए? जावास्क्रिप्ट रन करेगा जब वो इवेंट हो जाए। तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे अगर हम आ जाए और इसको रिफ्रेश करें, so click me and it's working, right? So this is how we can listen to events. अब एक छोटा सा काम करते हैं, राइट? एक div बनाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा चैलेंजिंग काम करते हैं। एक div बनाते हैं, ठीक है? और इस div को ना मैं कुछ स्टाइल कर लेता हूँ। तो स्टाइल टैग ऐड कर लेते हैं और div में मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट कितना दे देते हैं? लेट्स से 100 पिक्सल्स, ठीक है? और विड्थ जो है वो कितना दे देते हैं? 100 पिक्सल्स, ठीक है? और इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। तो आप कोई बैकग्राउंड कलर बताएं। डॉजर ब्लू, ठीक है? डॉजर ब्लू कर लेते हैं। मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लेता हूं तो ये देखिए मेरे पास एक डिव है। या चलें इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। मैं इसको ऑटो कर देता हूं ताकि ये पूरा जितना भी स्पेस अवेलेबल हो ये वो कवर कर लेगा, ठीक है? और इस क्लिक मी को थोड़ा सा इसको मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन बॉर्डर 20 पिक्सल का, ठीक है? और यहाँ इस बटन पे हम क्या कर लेते हैं कि इसको दे देते हैं चेंज जी। अच्छा, थैंक्स गाइस, थैंक्स। चेंज बैकग्राउंड, ठीक है? बैकग्राउंड कलर ऑफ द, हम इस डिफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं और इसको आईडी दे देंगे डिफ। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है? तो क्या करते हैं कि अपने इस डिफ का बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं कि जब कोई बटन पे क्लिक करे, बटन पे क्लिक करें तो तब जाके उस डिफ का बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो। तो मुझे कितने एलिमेंट्स इस HTML एलिमेंट से उठाने, HTML डॉक्यूमेंट से उठाने हैं? दो। शाबाश। कौन कौन से? डिफ और बटन, क्योंकि उन दोनों को मैं यूज करना चाहता हूं इन द जावास्क्रिप्ट। तो बटन है, साथ में हम एक डिफ ले लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और एलिमेंट को हम उसको हमने आईडी दी हुई है डिव। अब हमने क्लिक इवेंट हैंडलर का जो हमने ऑन क्लिक पे जब कोई बटन पे क्लिक करे तो हमने उस पे एक फंक्शन को रजिस्टर किया हुआ है। इस फंक्शन के अंदर क्या कर लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हम डिव को गेट करेंगे और उसके जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करेंगे, ठीक है? तो डिव का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे? इस तरह div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, जो भी प्रॉपर्टीज हैं बस उसको हाइफन हटाओ और केमल केस में कन्वर्ट करो। तो केमल केस का मतलब क्या है कि वो जो नेम है, अगर कोई आपसे कहे कि ये नेम केमल केस में है तो इसका मतलब ये है कि नेम स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से और उसमें जो मुख्तलिफ वर्ड्स होंगे वो हर एक वर्ड वो कैपिटल लेटर से फिर शुरू होगा। यानी बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर शुरू होगा छोटे बी से, और कलर चूंकि दूसरा वर्ड है तो कलर का सी वो बड़ा होगा, तो इसको केमल केस कहते हैं। तो आपने केमल केस में तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं।
तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो ये आपको कलर दे देगा, बैकग्राउंड कलर दे देगा कि इस डिफ का करंट बैकग्राउंड कलर क्या है। वो आप किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फिर ये लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर और राइट साइड पे एक नई वैल्यू लिखें तो और वो वैल्यू उठा देगा राइट साइड की और वो इसमें डाल देगा। तो अब बैकग्राउंड कलर को लेट से मैं आसान रखने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं यहाँ पे इसको ऑरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कि कोई अगर बटन पे क्लिक करे तो वो सिर्फ ऑरेंज हो जाएगा, पर बस फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी ऑरेंज हो जाएगा। तो अब मैं अगर इस चेंज बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूं तो देखिए उसका बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो गया है। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो वो ऑरेंज से ऑरेंज में कन्वर्ट कर रहा है, सो हमें कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक रैंडम फंक्शन यूज करते हैं। देखिए आपने पढ़ा है ना कि हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे हम कलर को RGB में दे सकते हैं। ठीक है, और RGB 0 से लेकर 255 तक नंबर्स लेता है। किसी को पता है कि हम 0 से लेकर 255 तक एक रैंडम नंबर अगर जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? math.random एक फंक्शन है, उसको हम कॉल करेंगे और उसको जो वैल्यू हम देंगे तो वो मैक्सिमम उस वैल्यू तक एक नंबर को जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। इसको फॉर द टाइम बिंग ऑरेंज करते हैं और मैं यहाँ पे आपको कंसोल करता हूं ताकि आप देख सकें ना। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ console.log और math.random और इसमें मैं 255 को पास कर लूँगा। तो ये 0 से लेकर 255 तक ये math.random जो फंक्शन है ये एक नंबर जनरेट करेगा। तो मैं अगर अब कंसोल खोलूँ, इसको रिफ्रेश करूँ और इस पे क्लिक करूँ तो एक नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा, पांचवा, डिफरेंट नंबर्स क्रिएट कर रहा है। 0 ये जो नंबर है, दिस क्रिएट्स अ नंबर, math.random क्रिएट्स अ नंबर ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। ठीक है, इस नंबर का कोई भी असर नहीं है जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं। तो अब इससे कैसे 255 बनाएंगे? क्या, किसके साथ? 10 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो एक शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो उसमें हो जाएगा ना। मैं अगर इस पे अब क्लिक करूं, मल्टीप्लाई बाय 1 किया, सॉरी, ओके, सो तो एक मतलब 0 से लेकर 10 तक एक नंबर वो क्रिएट हो रहा है। हम कितने तक करना चाहते हैं? 255 तक करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करें? उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 200 के साथ करें, मतलब 100 के साथ करें, क्योंकि वो पॉइंट्स है तो डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। नाइस, चलिए ऐसे कर लेते हैं। हमें मतलब एग्जैक्ट वो नहीं मिलेगा, सर्च कर लेते हैं, जनरेट a random number up to 255 J's। तो math.random मल्टीप्लाई 255, math.floor भी है सर। हाँ, और उसमें फ्लोर कर लेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, 256 है। देखिए math.random will always generate a number that is strictly less than 1 and greater than 0। x is in between 0 और 1, और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 हो सकती है। तो अगर हम उसको 255 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 255, और मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि वो उसकी x की वैल्यू 0 हो सकती है ना। math.random जो नंबर जनरेट करता है उसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? 255 हो सकती है। तो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आके हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 255 को, और मैं आसान एक वो यूज़ करते हैं नंबर क्या कर लेता है कि अगर कोई पॉइंट में, यानी जिसको हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में फ्लोट कहते हैं, क्या कहते हैं?
फ्लोट कहते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू द इंटीजर, उससे वो डेसिमल पार्ट हटा देता है। ये नंबर जो फंक्शन है, नंबर फंक्शन में आप एक पॉइंट वाला नंबर दो, उससे इंटीजर बना देगा। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे आप चेंज बैकग्राउंड करूँ तो नंबर क्रिएट नहीं हो रहा, वाई? इसको हम math.floor कर लेते हैं। math.floor भी अगर कोई किसी ने कैलकुलस नहीं पढ़ा तो उसके लिए math.floor क्या काम करता है कि वो बस पॉइंट के नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। बस आप ये समझे, ठीक है, कि ये क्या करता है, जो हम इसको फ्लोट दें तो वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू इंटीजर्स। ठीक है, अब सही हो गया। इसका मतलब ये, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जब मैं यहाँ पे RGB में वैल्यू दूंगा, जब मैं यहाँ पे RGB में वैल्यू दूंगा तो कितने 255, 0 से लेकर 255 के रेंज में कितने वैल्यूज चाहिए इसके अंदर? 5 के 6 3 RGB 3, ठीक है, 0 से लेकर 255 तक। हाँ, ए मतलब अल्फा चैनल, उसको अगर आप ओपेसिटी उसकी कम ज़्यादा करना चाहते हैं उस कलर की तो फिर ए यूज़ करेंगे, नॉर्मली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं इसमें कल भी मैंने बताया था, अगर मैं किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पुट करना चाहता हूं तो मैं डबल कोट्स नहीं यूज़ करूंगा, बैकटिक्स यूज़ करूंगा। 1 के लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं। और फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को डालने के लिए ये मतलब इसकी कोई वजह है, लॉजिक है इसकी? लॉजिक ये है कि नॉर्मल अगर कोट्स में और डबल कोट्स में, सिंगल और डबल कोट्स में आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो इसके बीच में आप कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं डाल सकते। लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट में बैकटिक्स को स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं, कि जब इसके बीच में आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें आप किसी ऊपर के कोई किसी वेरिएबल के वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकते हैं। सिंगल और डबल कोट्स में नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी अपना सिंटैक्स है अंदर। अगर आप नॉर्मल स्ट्रिंग लिखेंगे तो वो नॉर्मल स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 वैल्यूज देना चाहते हैं ना, और वो 1 से लेफ्ट साइड पे जो बटन है उसको बस प्रेस करें, वो बैकटिक्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा और से देखें तो 0 से लेकर 255 तक कितने वैल्यूज हम पुट करना चाहते हैं? 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज। और 0 से लेकर 255 तक हमारे लिए जो नंबर जनरेट करता है वो कौन जनरेट करता है? ये। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे और इसको 3 मरतबा यहाँ पे डाल देंगे। तो वेरिएबल की वैल्यू को डालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? $साइन लगाएंगे और करली ब्रेसेस, और इसके बीच में हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चाहे वो किसी वेरिएबल का नाम हो। तो अगर वेरिएबल का नाम दे दें तो उसकी वैल्यू फीड हो जाएगी। अगर आप इस तरह math.floor और इस तरह कोई कर लें तो फिर वो वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, एक वैल्यू ये, फिर कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू डालने के लिए फिर हम ये लगाएंगे $साइन ब्रेसेस, फिर ये पेस्ट कर दिया, फिर कॉमा लगा लिया और फिर Alt-Z कर लूंगा ताकि लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमें अब रैंडम मिलेगा, ये देखिए, वो बस ने रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहा है ना, तो हमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, बस वो ने रैंडम नंबर जनरेट करेगा। जब भी आप प्रेस करेंगे वो आपके लिए एक नया नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स राइट। आगे जाते हैं। अच्छा, इवेंट ऑब्जेक्ट्स, हमने इवेंट ऑब्जेक्ट को तो कल डिस्कस किया था ना, कि इस जब ये फंक्शन इसको जावास्क्रिप्ट कॉल करता है, जब वो इवेंट हो जाए तो इसको एक आर्गुमेंट भी पास करता है, और वो आर्गुमेंट होता है इवेंट ऑब्जेक्ट। यानी इवेंट के तमाम इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसको एज अ पैरामीटर पास कर देता है। तो हमको अगर वो इवेंट ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो ना यूज़ करें, जावास्क्रिप्ट उसको स्टिल पास करेगा। लेकिन अगर आपको उस फंक्शन में चाहिए, यूज़ करें, नहीं चाहिए तो ना यूज़ करें। ठीक है, तो हम इसको चलो कंसोल लॉक करते हैं अपने इवेंट को। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे
वो करें तो ये देखिए पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट आ गया है कि इवेंट का टाइप क्या है, उसका टारगेट क्या है, BTN बटन वो टाइप क्लिक है एंड सो ऑन। तो पूरा का पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट हमें वो देता है जब वो उस फंक्शन जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन को कॉल करता है। ठीक है, ऑलराइट। सो रीडायरेक्शन, अच्छा आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट आप रीडायरेक्शन करें, एक पेज से किसी बंदे को, किसी यूजर को दूसरे पेज पे ले जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे एक इफ चेक लगा लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, वेरिएबल का नाम है रीडायरेक्शन, और इसमें मैं ट्रू और फॉल्स सेव करूँगा। चलो, आपने अक्सर देखा होगा कि 5 सेकंड जब गुजर जाते हैं तो 5 सेकंड के बाद आप जब मुख्तलिफ पेजेस विजिट करते हैं तो बाज़ पेज ऐसे होते हैं वहाँ पे लिखा होता है रीडायरेक्टिंग यू टू अ न्यू वेबसाइट या टू अनदर वेबसाइट इन 5 सेकंड्स। ठीक है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट से कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे एक इफ चेक लगा लूँगा और मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि अगर रीडायरेक्शन में ट्रू पड़ा है तो हमें ये ब्लॉक रन करना चाहिए। उस ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे लिख लूँगा window.location और लेट से मैं उसे रिडायरेक्ट कर लेता हूँ टू द https google.com। सही है, तो अब मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ ना, रिडायरेक्शन में क्या पड़ा है? ट्रू पड़ा है, तो मतलब वो इफ ब्लॉक रन होगा। तो मैं अगर यहाँ इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए मुझे google.com पे ले गई। सही है, इस तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि मैं थोड़े टाइम बाद यानी 5 सेकंड के बाद मैं इसको रीडायरेक्ट करूं, तो आप इसको हटा दें और हमारे पास एक फंक्शन होता है, राइट, उसका नाम है सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है? सेट टाइम आउट फंक्शन को हमने 2 आर्गुमेंट्स देने होंगे, 2 पैरामीटर्स कह लें, आर्गुमेंट्स कह लें। पहला जो है वो एक कॉलबैक फंक्शन होगा जो कि आप उस टाइम के बाद कॉल करना चाहते हैं, और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो टाइम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, मैं उस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ जिस फंक्शन को पास कर रहा हूँ, और एज अ सेकंड आर्गुमेंट हम इसको टाइम देंगे और ये टाइम लेता है इन मिली सेकेंड्स। तो अगर हम 1 देंगे इसका मतलब है 1 मिली सेकेंड। अगर हम 5 सेकंड देना चाहते हैं तो 5000 मिली सेकेंड। तो हम 5000 यहाँ पे इस सेकंड आर्गुमेंट पास कर लेंगे और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं? रिडायरेक्शन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे window.location और मैं इसको ले जाऊँगा https। मेरे ख्याल से ये फंक्शन नहीं है, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ कि ये फंक्शन है भी कि नहीं। oh we lost our page। ठीक है, तो ये देखिए 5 सेकंड जैसे ही गुजर जाएंगे ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। ये ऊपर कर्सर को देखें, मेरे ख्याल से एरर आया है क्योंकि 5 सेकंड हो गए। ओह, कोई एरर आया है क्योंकि हमने लोकेशन को ना, लोकेशन इज नॉट अ फंक्शन, हमने उसको एज अ फंक्शन यूज किया है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, हम ओल्ड तरीके से उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम रिडायरेक्टिंग यू। चलो ये लिख देते हैं। तो ये कब कॉल होगा ये फंक्शन? 5 सेकंड के बाद। ठीक है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, 1 2 3 4 5, ये देखिए रिडायरेक्टिंग आ गया और हमें रिडायरेक्ट किया नेक्स्ट पेज। जस्ट मेकिंग सेंस, राइट? ओके, सो फिर रिडायरेक्ट कर देगा, क्या फायदा? नहीं करेगा, लूप तो नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी प्रोग्राम तो मैंने स्टार्ट किया ना, तो 5 सेकंड के बाद मुझको वो रिडायरेक्ट कर देगा। सो दैट इज हाउ वी रिडायरेक्ट। तो मैं इसको यार ठीक है दोबारा से ओपन कर लेता हूं तो अब कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट,
कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। ऐसे बैठे हैं जैसे मैं कोई उसकी ज़बान केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ या कोई और मुश्किल से। इसमें तो क्या है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बटन क्लिक पे किसी को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्लिक इवेंट लिसनर लगाएं और उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक बटन को यूज़ करते हैं और वो किसी दूसरे पेज को किसी दूसरे पेज पे आपको ले जाता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप लिंक यूज़ करें, उसको बटन जैसे स्टाइल लें, क्योंकि आपने अभी जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। अभी आपने पढ़ लिया, तो अगर आप अब बटन यूज़ करें, लिंक यूज़ करें, योर चॉइस, ठीक है। उस लिंक का काम आप बटन से भी ले सकते हैं। नाइस। होइस्टिंग का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब इंटरव्यूज में ये पूछते हैं। व्हाट इज होइस्टिंग? In other programming languages, variable or functions must be declared before using it. C++ में ना मैजिक देखें। यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं और मैं यहाँ पे लिख लूं var लेट्स से कोई बता दें, लेट्स से var student, ठीक है। var student is equal to सफीउल्लाह। सर एक क्वेश्चन बोलिए जी सर, ये console.log रीडायरेक्टिंग के आगे आपने कॉमा क्यों नहीं डाला? मतलब window.location फंक्शन को फंक्शन कॉमा नहीं डालते, मतलब वो है तो उसी फंक्शन के अंदर आ रहा है। ये इसके आगे कॉमा नहीं होना चाहिए। कॉमा नहीं, सेमीकोलन। अच्छा ठीक है, राइट ठीक। अच्छा, अगर सेमीकोलन नहीं डालते और window.location स्पेस देके लगा रहे हैं तो तब भी काम करेगा। इज इक्वल टू, और अगर वे असल में जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट नहीं है ना, उसमें आप आखिर में सेमीकोलन डालना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यही है, लेकिन ना डाले तो एरर थ्रो नहीं करता। बाज फिर हम स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट्स बनाते हैं, उसमें फिर थ्रो करता है। यहाँ पे देखें गौर से, स्टूडेंट वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है लाइन 21 पे, और मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ लाइन 20 पे। देखते हैं क्या बिहेवियर करता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये एरर थ्रो करता है कि स्टूडेंट का फंक्शन, स्टूडेंट वेरिएबल सिरे से डिफाइन ही नहीं है, वो एरर थ्रो करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में देखते हैं कि ये क्या करता है। अच्छा, मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, यहां पे क्या आ गया? अनडिफाइंड। एरर इसने थ्रो नहीं किया। अच्छा, अनडिफाइंड क्यों आया है? अगर इसने एरर थ्रो नहीं किया तो सफीउल्लाह क्यों इसमें नहीं आया? बिकॉज ऑफ होइस्टिंग। अभी होइस्टिंग पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट की बजाय पर्सन लिखूं, तो पर्सन का कोई वेरिएबल है हमारे पास? नहीं है। मैं अगर इसको सेव कर लेता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं, तो वो क्या कह रहा है कि पर्सन इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल यूज कर रहा हूं जो कि मैंने नीचे डिफाइन किया होता है, वो इस पे एरर थ्रो नहीं करता, बल्कि मुझे अनडिफाइंड देता है। बिहेवियर समझ आ गया? जावास्क्रिप्ट में जब नीचे आप वेरिएबल या फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन कहीं भी डिफाइन करें, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को आप नीचे डिफाइन करें, ऊपर यूज करें, वो एरर थ्रो नहीं करेगा, वो आपको अनडिफाइंड देगा। क्यों? दिस इज ड्यू टू होइस्टिंग। होइस्टिंग में होइस्टिंग किसे कहते हैं? जावास्क्रिप्ट जब भी किसी प्रोग्राम को रन करता है, तो बिफोर रनिंग द प्रोग्राम वो तमाम के तमाम वेरिएबल वार कीवर्ड से जो आपने डिक्लेरेशंस किए हैं, मतलब वार कीवर्ड से जो आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, उन तमाम वेरिएबल्स को और तमाम फंक्शंस को जो आपने फंक्शन कीवर्ड लिखा है ना, ये देखिए इस प्रोग्राम में फंक्शन कीवर्ड इवेंट हैंडलर और ये 1 2 3 ये जितने भी वार कीवर्ड के साथ वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं, फंक्शन कीवर्ड के साथ फंक्शंस डिफाइन हुए हैं, उन तमाम के तमाम फंक्शन नेम्स और वेरिएबल। तो हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास जितने भी वार कीवर्ड से वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं और फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन डिफाइन हुए हैं, उन तमाम के तमाम वेरिएबल नेम्स और फंक्शंस को जावास्क्रिप्ट बिफोर रनिंग द प्रोग्राम टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ले जाता है। और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेरे ख्याल से 2 क्लासेस पहले, कि अगर किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं और उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते, तो उसमें कौन सी वैल्यू पड़ी रहती है? अनडिफाइंड होती है। ठीक है,
तो जावास्क्रिप्ट उन तमाम डिक्लेरेशंस को, सिर्फ इनिशियलाइजेशन को नहीं, वो वैल्यू जो हम दे रहे हैं वो नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशंस ऑफ द वार कीवर्ड से जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हुए हैं उनके डिक्लेरेशंस को और फंक्शंस को विद द डिफिनीशन ले जाता है टू द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। तो जब वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ले जाता है, उस वेरिएबल्स में उस वक्त कौन सी वैल्यू होती है? अनडिफाइंड। जब तक वो वेरिएबल उस लाइन, जब तक प्रोग्राम उस लाइन पे नहीं आ जाता जिस लाइन पे हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया होता है, उसको वैल्यू दी होती है। तो ये इस वजह से हमें स्टूडेंट अनडिफाइंड दे रहा था कि यहां इस प्रोग्राम को रन करने से पहले जावास्क्रिप्ट बटन, डिफ, इवेंट हैंडलर और स्टूडेंट इन तमाम वेरिएबल्स को टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ले जाता है और वहां पे डिफाइन करता है कि ताकि प्रोग्राम में कहीं भी यूजर इसको यूज करे ताकि उसको एरर ना मिले कि ये वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है। वो वेरिएबल उसको मिलेगा, लेकिन जब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक जब तक वो इनिशियलाइज नहीं होगा, उसमें हम वैल्यू नहीं डालेंगे, वो लाइन नहीं आएगा, तब तक इसमें कौन सी वैल्यू होगी उन वेरिएबल्स में? अनडिफाइंड। ये देखिए, ये इवेंट हैंडलर जो है, ये मैं यहां से उठा के, इवेंट हैंडलर मैंने ऊपर डिफाइन किया था ना पहले, अब मैं इसको नीचे डिफाइन करता हूं और इसको सेव करता हूं और आके देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आया ये काम कर रहा है? बिल्कुल काम कर रहा है। ये क्यों? ये होस्टिंग की वजह से, कि होस्टिंग में जावास्क्रिप्ट बिफोर रनिंग द प्रोग्राम तमाम फंक्शन डिफिनीशंस और वे वार कीवर्ड से वेरिएबल के डिक्लेरेशंस को टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ले जाता है। ठीक है, तो वो पूरे प्रोग्राम में वो अवेलेबल होते हैं। अब स्टूडेंट को यहां पे आप कंसोल करें तो उसमें अनडिफाइंड मिलेगा, यहां पे कंसोल करें तो प्रॉपर वैल्यू आपको स्टूडेंट की मिल जाएगी। यानी यहां से नीचे जब भी आप स्टूडेंट के वेरिएबल को यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। पहले अनडिफाइंड है, फिर से सो दिस इज ड्यू टू होस्टिंग। तो होस्टिंग के कंसेप्ट को देखें, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस गौर से देखें, वेरिएबल्स और फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट। जो भी वेरिएबल्स और फंक्शन आप यूज कर रहे हैं वो पहले डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स कैन बी यूज्ड बिफोर डिक्लेयरिंग इट। द जावास्क्रिप्ट कंपाइलर moves all the declarations of variables and functions at top so that there will be not an error. This is called hoisting. If a developer doesn't understand hoisting, programs may contain bugs. To avoid bugs always declare all variables at the beginning of every scope. ये देखिए, var x हमने यहां डिफाइन किया हुआ है, ये उसको ऊपर ले जाता है और फिर जहां पे इस var x का ये एक और मैजिक देखें। मैं ऐसे करता हूं, एक वेरिएबल लेता हूं x जो कि डिफाइन ही नहीं है, मैं उसको वैल्यू देता हूं लेट्स से 45, ठीक है, और मैं उसको नीचे डिफाइन करता हूं var x, ठीक है, और मैं इसको यहां पे कंसोल करता हूं। तो आपका क्या ख्याल है? मैं हर एक से पूछूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम शाह गालिब, यहाँ पे मुझे x में क्या मिलेगा? होस्टिंग का कंसेप्ट यूज करके मुझे ये एक्सप्लेन भी करो और ये भी बताओ कि console.log में x में मुझे क्या मिलेगा? 45 मिलेगा। क्यों, कैसे? ये var x ऊपर जाएगा, शाबाश। तो वो जब ऊपर चला जाएगा तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? 45। ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 45 होगा। ऊपर जाएगा तो फिर जब नीचे आएगा तो वो x देखेगा, x में वैल्यू हमने दी है वो 45। एग्जैक्टली। लेकिन जब ये इसको ऊपर ले जाएगा तो उस वक्त इसमें कौन सी वैल्यू इसको स्टोर करेगा? कौन सी वैल्यू इसमें स्टोर करेगा? जब वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इस var x के डिफिनीशन को ऊपर ले जाएगा और वहां पे इसको डिफाइन करेगा, तो कोई वैल्यू तो होनी चाहिए, कोई वैल्यू इसमें तो होगी ना, अनडिफाइंड। शाबाश। तो अनडिफाइंड होगी, और यानी ये var x आप कंसिडर करें, var x ये डिक्लेरेशन आप कंसिडर करें कि ये जहां कहीं भी हो ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे जाएंगे, तो ये var x इज एक्चुअली इन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस इज होस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो चीज है जो कि इस स्लाइड में है, दैट इज डेट एंड टाइम। Date and time, JavaScript date object represent a single moment in time in a platform independent format to store
डेट एंड टाइम इन वेरिएबल, हम डेट एंड टाइम को यूजिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शंस जनरेट कर सकते हैं कि अभी क्या टाइम है। तो ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि वो ब्राउज़र से टाइम उठाता है और ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी जो कंप्यूटर का टाइम होता है उससे टाइम को उठाता है। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ और आखिर में console.log में बस डेट के उसको यूज़ करूँ, तो डेट कैपिटल D से लिखेंगे, उसको कॉल करेंगे तो आपको ये करंट डेट देगा इस फॉर्मेट। ठीक है, संडे है, दिसंबर 18 है 2022, 12:13 है, GMT +5 का मतलब ये है कि ये जो टाइम है अभी ये किस रीजन में है, पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान जो ग्रीनविच टाइम जोन है उससे 5 घंटे आगे है। बोले देखिए दुनिया में एक स्टैंडर्ड टाइम एक स्पेसिफिक रीजन में कंसिडर किया हुआ है साइंटिस्ट ने कि यहाँ पे जो टाइम होगा बस ये दुनिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा। यानी कोई अगर कहे मरीख में जाकर कि दुनिया में क्या टाइम है, तो हम उस पट्टी पे जितने भी ममालिक हैं उसमें जो टाइम है वही टाइम हम बताएंगे। तो उसको, उस लाइन को, उस कोई स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड है कि स्पेसिफिक लेटीट्यूड है, उस पे जो भी वो आते हैं, जो भी खित्ते आते हैं, किसी मुल्क का कोई पार्टिकुलर हिस्सा आता है, पूरे मुल्क नहीं आते, पार्टिकुलर हिस्से आते हैं, तो वहाँ उन मुल्कों में जो टाइम होता है बस वही दुनिया का टाइम होता है। तो अब हम 5 घंटे आगे हैं, यूरोप GMT से 5 घंटे, बाज़ इलाके, बाज़ कंट्रीज़ यूरोप के वो GMT से 2 घंटे आगे हैं, बाज़ GMT से पीछे हैं, अमेरिका मेरे ख्याल से GMT से 5 घंटे पीछे है, -5 है, हम +5 है, दुबई +4 है, वो 4 घंटे GMT से आगे हैं, हमसे 1 घंटा पीछे। ठीक है, तो जितने आप मशरिक की तरफ जाएंगे ना तो वो GMT से उनका जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, और मगरिब की तरफ जाएंगे तो फिर टाइम GMT के साथ मिलेगा, और GMT से भी उस तरफ मगरिब की तरफ जाएंगे तो फिर GMT से पिछला वाला टाइम होगा। यानी GMT में 12 बजे होंगे रात के, और अमेरिका में 12 से रात के पिछले दिन के रात के 7 बजे होंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमारे यहाँ 12 बजे है, अमेरिका में 2 बजे है रात के 2 बजे। Alright, so this is how we can generate times. हम इसको एक वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, d is equal to var d is equal to date, न्यू कीवर्ड लगाएंगे और डेट। न्यू कीवर्ड का फ़ायदा ये होगा कि हम इस टाइम को अपने मर्जी से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गेट डेट, अगर हम से गेट डेट करें, फंक्शन है मेरे ख्याल से नंबर है, नो फंक्शन है, अगर हम इसको कॉल करें तो हमें सिर्फ ये डेट दे देगा। आज कौन सा डेट है, 18 डेट है। तो इस तरह अगर न्यू कीवर्ड यूज़ करके किसी वेरिएबल को असाइन करें तो फिर आप टू ISO स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करें, यहाँ पे आ जाए तो ISO स्ट्रिंग ये फॉर्मेट होता है। इसी तरह से हम टू लोकल स्ट्रिंग अगर हम इसको करें तो फिर इस तरह का ये से ये टाइम बना देंगे। ठीक है, 12, ये देखिए मेरा जैसा टाइम है बिल्कुल उसी तरह, पहले मंथ फिर डेट फिर ये ठीक है, तो आप डेट को भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में टाइम फंक्शंस भी हमने पढ़े। द ग्लोबल सेट टाइम आउट मेथड सेट्स अ टाइमर which executes a function or specified piece of code once the timer expires. जब वो टाइम हो जाता है तो उसके बाद वो एक फंक्शन को चलाता है, that is set timeout. set interval क्या करता है, set timeout सिर्फ एक मरतबा रन होता है। set interval भी बिल्कुल उस तरह है, एक हम कॉल बैक देंगे, एक टाइम देंगे, लेकिन वो बार बार होता है। हर टाइम के बाद, हर 5 सेकंड के बाद अगर आप एक काम करना चाहते हैं तो वो आप set interval में करें। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट से मैं चाहता हूं कि ये इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो हर 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे आके हम सेट इंटरवल कर लेंगे और इसको कौन सा कॉल बैक पास कर लेंगे, यही इवेंट हैंडलर का। ठीक है, यही इवेंट हैंडलर का, और इसको यहाँ पे अगर हम इसको पास करेंगे तो इसको इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, शाबाश, क्योंकि ये तो इवेंट लिसनर नहीं है ना। इवेंट लिसनर में तो हम रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको अनडिफाइंड मिलेगा।
और लेट्स से मैं हर 3 सेकंड बाद इसका कलर चेंज करना, ये फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, तो हर 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद इसका कलर भी चेंज होगा और जब बटन पे क्लिक करेंगे तब भी इसका कलर वो चेंज होगा। ये देखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं और हर 3 सेकंड के बाद वो देखिए कंसोल भी आ रहे हैं अनडिफाइन, ये देखिए अनडिफाइन आ रहा है जब खुद इसका रंग चेंज हो रहा है, क्योंकि ये एक इवेंट फायर नहीं हो रहा बल्कि सेट इंटरवल में हम बस एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एक इवेंट नहीं है कि जिस पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, ये इस वजह से 3 मेरे ख्याल से बहुत कम है, 5 करने दें। कंफ्यूज तो नहीं है ना? दैट्स नाइस। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं जी। इवेंट हैंडलर हम नॉर्मली उस फंक्शन को कहते हैं जो फंक्शन हम किसी इवेंट में रजिस्टर करना चाहते हैं। मतलब हम कहना चाहते हैं कि जब कोई इस पे क्लिक करे ये फंक्शन रन करो, तो उस फंक्शन को हम नॉर्मली इवेंट हैंडलर कहते हैं। और उसमें इवेंट क्यों पास कराते हैं? इवेंट इसलिए पास करते हैं कि ये फंक्शन हम कॉल नहीं करते, ये हमारे लिए जावास्क्रिप्ट कॉल करता है। जब ये क्लिक हो जाता है तो ये जावास्क्रिप्ट इस इवेंट हैंडलर को कॉल करता है, और जब जावास्क्रिप्ट किसी इवेंट हैंडलर किसी इवेंट कोई इवेंट हो जाता है और जो इवेंट हैंडलर हमने उसको पास किया होता है, जावास्क्रिप्ट जब उस इवेंट हैंडलर को कॉल करता है तो उसको उस इवेंट की पूरी इंफॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देता है जिसको हम इवेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, वो एज आर्गुमेंट उसको पास करता है। अगर आपको चाहिए तो डिफाइन करें यहाँ पे, नहीं चाहिए तो ना डिफाइन करें, वो फिर भी पास करेगा। यानी आप एक फंक्शन यहाँ पे बनाए ना, मिसाल देता हूं, फंक्शन नेम आप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन ना करें, लेट्स से फंक्शन डिफिनीशन ये है और इसको आप नाम दे दें सम। ठीक है, और आप यहाँ से रिटर्न करें या आप ये लेट्स से मैसेज है, और यहां से आप रिटर्न करें वेलकम। ठीक है, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं और मैं इसको एक नंबर पास कर लेता हूं एज आर्गुमेंट, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पैरामीटर को, इस आर्गुमेंट को यहां पे डिफाइन ही नहीं किया फंक्शन डिफिनीशन में। लेकिन मैं फिर भी जब फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तब इसको एक आर्गुमेंट जरूर पास कर रहा हूं। लेट्स से मैं मैसेज को जब भी कॉल करूंगा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसको एक नंबर पास करूंगा। तो अगर आपको वो नंबर चाहिए तो यहाँ पे वो नंबर डिफाइन करें, नहीं चाहिए तो ना डिफाइन करें, लेकिन वो फिर भी जब वो कॉल करता है तो उसको पास करता है। तो अगर आपको चाहिए तो फंक्शन डिफिनीशन में वो आर्गुमेंट ले ले उससे, नहीं चाहिए तो ना ले। लेकिन इवेंट जरूर, जब उस इवेंट लिसनर वो जब इवेंट हैंडलर को इस तरह कॉल करता है ना, इवेंट हैंडलर को, तो वो उसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। उसमें डिफरेंट कीज की वैल्यूज होते हैं जिसमें तमाम इवेंट के इवेंट का इन्फो होता है। मतलब इवेंट हैंडलर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है? नहीं, फंक्शन वो हम डिफाइन करते हैं ना, लेकिन ये फंक्शन कॉल स्पेशल इसलिए है, स्पेशल इन अ सेंस ऐसे है कि इसको कॉल करता है जावास्क्रिप्ट खुद। कब? जब इवेंट फायर हो जाए। हाँ, लेकिन उसके पीछे फंक्शन लगाते हैं, मतलब फंक्शन लिखते हैं इसके पीछे डेफिनेशन है। हाँ ना, देखिए ये कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है ना, जावास्क्रिप्ट आपको कहता है कि ये इवेंट है, आप इसको लिसन करना चाहते हैं, इस पे क्या करना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं एक फंक्शन चलाना चाहता हूं, तो कहते हैं वो फंक्शन मुझे दे दो, मैं उसको कॉल करूंगा कि जब वो इवेंट हो जाए, बस हमने वो फंक्शन देना है। अच्छा, एक और चीज सर, ये जावास्क्रिप्ट हमेशा इसमें रनिंग देती है फिर कि जावास्क्रिप्ट मतलब हाँ, ये हम आगे पढ़ेंगे इवेंट लूप इंशाल्लाह। इवेंट लूप जो है जावास्क्रिप्ट, जो ये कभी भी कोई भी इवेंट हो जाए ना और उसको लिसन कर सकता है, ये पीछे एक इवेंट लूप लगा है, वो बार बार चेक कर रहा है कि कोई इवेंट तो नहीं हुआ, कोई इवेंट तो नहीं हुआ। तो जब भी कोई पेज ओपन है तो हर एक पेज के साथ अपना एक पूरा इवेंट लूप चलता है। वो इवेंट्स को लिसन करते हैं, कोई इवेंट तो नहीं हुआ। जैसे इवेंट हो जाए, अच्छा कौन सा फंक्शन इस पे रजिस्टर है, वो कॉल करो, चलो वो कॉल करो। तो पूरा एक इवेंट लूप का मैकेनिज्म है। दिस द वेरी टेरेबल थिंग, बहुत ही मुश्किल कंसेप्ट है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में वो इवेंट लूप का है। अगर वो समझ आ गई ना पूरे जावास्क्रिप्ट को ऐसे, फिर आप उंगलियों पे नच पाएंगे।
इंशाल्लाह, क्योंकि वो उससे सही पता चलता है कि अच्छा जावास्क्रिप्ट ऐसे हैंडल करता है चीज़ों को। ठीक है, तो वो इवेंट लूप चल रहा है, बाकायदा एक पूरा मैकेनिज्म है। जब कोई क्लिक हो जाता है ना, तो ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर उस इवेंट लूप को एक इवेंट जनरेट कर देता है कि इस बटन पे क्लिक हो गया। अब वो जैसे ही क्लिक सुन लेता है तो उस फंक्शन को कॉल कर देता है जिस फंक्शन को हमने रजिस्टर किया। ठीक है, सो ये हो गए हमारे इवेंट्स और वो। अब थोड़ा सा डेटा टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमने पहले भी डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे थोड़े थोड़े, आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इतना कुछ डेटा टाइप्स में नहीं है। जावास्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल को जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं, जो भी, उनकी 8 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 8 किस्में हैं। 7 को प्रिमिटिव्स कहते हैं, 1 को ऑब्जेक्ट कहते हैं। 7 को प्रिमिटिव्स कहते हैं, 1 को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, प्रिमिटिव्स किन को कहते हैं? वो डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स का मतलब क्या है? डेटा का टाइप, कि वेरिएबल को जो डेटा आप पास कर रहे हैं, जो वेरिएबल को जो डेटा आप पास कर रहे हैं उसका टाइप क्या है? वो स्ट्रिंग है, नंबर है, क्या है? तो 7 जो टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। और 1 जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, जो की वैल्यू पेयर हमने पढ़ा। ठीक है, वो एक टाइप हो गया। दूसरे जो टाइप्स है, एक बूलियन है, ट्रू और फॉल्स, एक नल है। हम किसी भी वेरिएबल को, आपको पता है, नल भी असाइन कर सकते हैं। इस तरह वार, लेट्स से वार y इज इक्वल टू नल। अच्छा, ये नल क्या है? अगर आप इस नल को कोट्स में लिख लेते हैं फिर तो स्ट्रिंग बन जाता है। नल क्या है? जावास्क्रिप्ट नल से क्या मुराद लेता है? तो ये देखिए, अ स्पेशल कीवर्ड डिनोटिंग अ नल वैल्यू because JavaScript is case sensitive, null is not the same as null or any other। अच्छा, और null क्या है? JavaScript कहता है कि null का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नहीं है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नहीं है। तो अगर आप वेरिएबल में अनडिफाइंड नहीं स्टोर करना चाहते हो, आप कहते हैं कि मैं इसमें मतलब कोई वैल्यू भी स्टोर, आप ना नंबर सेव करना चाहते हैं, ना अनडिफाइंड स्टोर करना चाहते हैं, ना स्ट्रिंग, तो उसमें नल सेव करें। उसमें क्या सेव करें? नल सेव करें। नल काइंड ऑफ लाइक कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, और नल का मतलब जावास्क्रिप्ट क्या लेता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, अनडिफाइंड एक वैल्यू, एक डेटा टाइप है। और अनडिफाइंड आपको पता है किस किस को मिलता है? जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज नहीं करते, उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू जावास्क्रिप्ट उसको प्रोवाइड करता है? अनडिफाइंड। और टॉप लेवल प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, यानी उसकी वैल्यू को किसी ने डिफाइन नहीं किया हो तो उसको अनडिफाइंड मिलता है। बस यही उसका मतलब है। अच्छा, नंबर है, बिग इंट है, स्ट्रिंग है और सिंबल है। स्ट्रिंग और नंबर से तो वैसे भी हम फेमिलियर हैं। तो अब मुझे बताएं। अच्छा, मैं सिरे से स्टार्ट करता हूं। आप अनडिफाइंड ऐसे भी दे सकते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, तो अब y में कौन सी वैल्यू है? अनडिफाइंड वैल्यू है। तो मैं अगर console.log करूं कि इसका टाइप क्या है, तो मैं टाइप ऑफ यूज कर सकता हूं, टाइप ऑफ स्पेस और फिर y। तो ये मुझे उसका टाइप बताएगा कि जावास्क्रिप्ट क्या कह रहा है इसके टाइप के बारे में, ये उसको क्या कंसिडर कर रहा है। तो अगर यहां पे हम आ जाए, उसको रिफ्रेश करें, तो क्या है? अनडिफाइंड है। इसी तरह से अगर हम अनडिफाइंड के अलावा इसमें क्या स्टोर कर सकते हैं? दूसरी वैल्यू बताएं, नल। शाबाश, नल का टाइप ऑफ देखे। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि नल का मतलब, नल का डिफिनीशन मैंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट नल को कंसिडर करता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो है ना, लेकिन वो है ही नहीं, तो उसका टाइप ऑफ ये ऑब्जेक्ट। अक्सर लोग इसको कहते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट में गलती है, एरर है, वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन अगर हम डिफिनीशन में देखें तो फिर ये हमें अजीब नहीं लगेगा कि नल एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो है ही नहीं। और हम इसको कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? किसका? नल का बताया ना मैंने कि आप किसी वैल्यू को अनडिफाइंड नहीं रखना चाहते, कि इसको वैल्यू ही नहीं मिली, तो फिर आप उसको नल, और इसमें कोई भी न स्ट्रिंग सेव करना चाहते हैं, न बूलियन, न तो फिर नल सेव। सर, फिर y के जरिए फंक्शंस रन करवा सकते हैं, मतलब y इज इक्वल टू सम फंक्शन है, कोई फंक्शन है,
ना है ना वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, फंक्शन कॉल कर सकता है फंक्शन, मतलब तो आप उसमें वो स्टोर करेंगे ना, तो फंक्शन भी स्टोर होते हैं ना किसी वेरिएबल में। तो रन होंगे, मतलब नल में कि वो भी रन नहीं होंगे। अगर हमने ऊपर उसको वो प्रॉपर्टी नल दे दी, फिर मैं कहता हूँ y is equal to this function नीचे कर, हाँ तो फिर वो ओवरराइड हो गई ना, ओवरराइड। हाँ वो तो ओवरराइड हो गया फिर। अच्छा नल के अलावा और टाइप बताएं जी। बूलियन, तो बूलियन कौन सी वैल्यू है, देखिए अब गौर से आप देख रहे हैं ना कि मैं जब भी अनडिफाइंड नल जो डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट समझता है कि ये अनडिफाइंड है ये नल है, उसको मैं विदाउट कोट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ट्रू और फॉल्स को बूलियन कहते हैं। मुझसे हाशिर अक्सर पूछता है कि बूलियन का मकसद क्या है, तो बूलियन जब भी दो वैल्यू, बूलियन जब भी आप सुने ना तो बूलियन का मतलब है दो वैल्यूज, या वो ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ 1 0 ये जो भी हो, कोई भी हो सकते हैं, यस और नो, इसको बूलियन कहते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी वेरिएबल में सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं कि या इसकी एक वैल्यू होगी या दूसरी, बस इसके अलावा कोई और नहीं होगी, तो फिर उसमें ट्रू या फॉल्स आप स्टोर कर सकते हैं, या इसको बूलियन के। तो अगर हम ट्रू का टाइप ऑफ देखें तो क्या है, बूलियन है। इसके अलावा नंबर, हाँ नंबर भी है हमारे पास, सिंबल की तरफ उसकी तरफ नहीं आते, बस उसको आप कंसिडर कर लेंगे बिग इंट बहुत बड़ा इंटीजर, और सिंबल भी एक टाइप है लेकिन उसको नहीं पढ़ते फिलहाल। इसी तरह से हम स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वो कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे तो दैट्स स्ट्रिंग। ऑलराइट, सो मेकिंग सेंस राइट। अच्छा अरे किसी ने मुझे नहीं बताया कि अरे क्या चीज़ है, वो तो इस किसी में भी नहीं आया। तो आप ये बात याद रखें कि जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को, प्रिमिटिव्स के अलावा वो हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। हर चीज़ को क्या कंसिडर करता है, ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है, और अरे भी उसको वो उसका टाइप ऑब्जेक्ट हमें बताता है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप ये देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट हर चीज़ को ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। प्रिमिटिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट नहीं होते। Alright, so Boolean, null, undefined, number, big int is a numeric data type that can represent integers. अच्छा, object a collection of key value pairs. To check the type of anything, type of objects and functions. Scope की तरफ कल आ जाते हैं. This is a very important concept and a little trickier. अगर कोई सवाल हो अभी तक तो पूछ सकते हैं। Object non preemptive जी come say on the preemptive the null जी जी, और सीधा come object the non preemptive ये नॉन प्रिमिटिव है एग्जैक्टली। तो प्रिमिटिव जो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और बाकी जितने भी फंक्शंस, इवन फंक्शंस को भी ना, फंक्शंस भी जावास्क्रिप्ट एट द बैक वो उनको ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप ऐसा समझे ना कि जो चीज़ें भी फंक्शन है, अरे है, ऑब्जेक्ट है, जो भी हमें प्रिमिटिव्स के अलावा नजर आ रही है, जावास्क्रिप्ट सबको इन अ फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करता है। जी प्रिमिटिव किस टाइप से ये ऑब्जेक्ट नहीं है? तो टाइप्स बता दिए ना, नल होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, और क्या बताऊं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो या नल है या अनडिफाइंड है या स्ट्रिंग है या नंबर है, और उसको डिफाइन करने के तरीके भी बता दिए। और सवाल हाशिर, आपके जहन में तो कोई ज़रूर बहुत सारे सवाल होंगे, नहीं है? शाह गालिब आप पूछिए। सही है, वेल एंड गुड। ऑलराइट, ऐसा काम करें कि इवेंट लिसनर्स लगाएं दो तरीकों से, एक एड इवेंट लिसनर से और एक ऑन क्लिक, और इस तरह उससे। और क्या करें कि जब एक बटन क्लिक हो तो उस बटन क्लिक पे आप उस जो H1 है या जो भी टैग है उसमें जो टेक्स्ट है, प्रीवियस टेक्स्ट के साथ आप एक नया टेक्स्ट ऐड करते जाएं हर बटन क्लिक पे, ठीक है। यानी अगर H1 में पड़ा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और आप जब क्लिक करते हैं सो द बटन इज क्लिक्ड, वो भी उस H1 के पीछे आ जाए, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट के पीछे आ जाए, द बटन इज क्लिक्ड, फिर दबाएं, फिर आ जाए द बटन इज क्लिक्ड, द बटन इज क्लिक्ड, द बटन इज क्लिक्ड एंड सो ऑन।
ठीक है, ये करें। और यूजिंग ऑन क्लिक करें, कल आप लोगों ने एलिमेंट लिस्टर यूज किया हुआ है, सो यूजिंग ऑन क्लिक ये काम करें प्लीज। एक और काम क्या कर सकते हैं, एक और काम ये करें कि जब माउस एंटर हो जाए, एक डिव बनाए, जब माउस एंटर हो जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करें, और जब वो बाहर हो जाए तब भी उसका बैकग्राउंड कलर वापस उस पहले की तरह कर लें। माउस एंटर करें तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज में चेंज करें, पहले लेट से पर्पल है, वापस अगर माउस चला जाए तो फिर पर्पल कर दें, ये भी करें प्लीज। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।